and this is a denser medium, and this is the rare medium. Suppose it is the bird, and this is like fish. We must know this, the separation from here to here is like displacement of fish to surface, and from here to here it is displacement of bird with respect to surface. तो बेसिकली बच्चे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज सरफेस से चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज सरफेस से चाहिए, क्योंकि सरफेस एक ऐसी चीज है जो अभी स्टेशनरी है, लेकिन वर्ड ऊपर भी जा सकती है नॉर्मली और नीचे भी आ सकती है। फिश भी ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन फिश अगर किसी एंगल पर जाएगी तो इस एंगल पर जाते ही इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड अदर इज द पैरेलल कंपोनेंट। मैंने हमेशा से बता रखा है पैरेलल कंपोनेंट प्लेन चीजों में कभी चेंज नहीं होता, सो देयर इज नो चेंज ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, ओनली परपेंडिकुलर ही चेंज होगा। कंसिडर दिस कि आई वांट टू नो वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। मान लो कि मुझे ये निकालना है, तो हम कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करें? पहली बात, हम ऑब्जर्वर डिसाइड कर लें कि यहां पर फिश ही ऑब्जर्वर है, और एक किस मीडियम में है ऑब्जर्वर ये डिसाइड कर लें तो हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं आसानी से। इट इज इन द डेंसर मीडिया। अगर ये डेंसर मीडियम में है और वर्ड को देखना चाहता है, सो दैट इज कि ये रेयर में देखना चाहता है। बिफोर फाइंडिंग द वेलोसिटी वी नीड टू असाइन सम इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ इक्वेशन असाइन करते हैं। दीज आर लाइक total apparent displacement of world with respect to fish is equal to d of fish with surface plus mu times of d of world with respect to fish. Now we can differentiate this equation, and after getting differentiation with respect to time we are getting velocity of world with f, and here we are getting velocity of fish with surface plus mu velocity of world with respect to fish. Always remember, take these are in suitable directions. मान लो कि फिश नहीं मूव कर रही है, अगर फिश मूव नहीं करेगी तो वो रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, और यहां पे हम इसकी वैल्यू को 0 रख सकते हैं और म्यू का मल्टीप्लाई करके सीधा वर्ड का विथ रेस्पेक्ट टू फिश ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि वेलोसिटी निकालना आसान तो है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आईआईटी में कोई न्यूमेरिकल आए और हम विदाउट प्रैक्टिस चले जाएं, तो ये आसान भी नहीं है। तो ये टोटली आईआईटी ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, इसका नीट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात इतना समझ में तो नहीं आ गया? हाँ जी बोलो। आ गया? तो निहारिका ऐसा है बेटा कि अभी ये जो केस स्टडी हमने की है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी, ये फर्स्ट केस है। अभी हम अगले केस की तरफ बढ़ रहे हैं।
कि देयर इज अ लेवल ऑफ वाटर, और अगर पानी यहां से लीक कर रहा होगा, इट मीन्स सरफेस इज मूविंग डाउन, एंड इफ दिस फिश इज इन रेस्ट, मान लो ये रेस्ट में है या ये रेस्ट में नहीं भी है, तो ये फिश तो है अभी, तो मछली अगर नहीं भी चल रही है और सरफेस सिर्फ डाउनवर्ड जा रही है, देन ऑल्सो ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व वेलोसिटी इन द इमेज ऑफ फिश। इमेज ऑफ फिश के अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी उसे नजर आएगी, बिकॉज वो सरफेस से इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन चेंज होता हुआ देख रहा है, भले ही वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में नहीं है, सो यू कैन टेक लाइक दिस इज द वाई, दिस इज वाई, एंड वाई इज नथिंग, वाई इज द सेपरेशन ऑफ फिश with respect to surface. Let's consider कि हमें इसके अंदर कुछ वेलोसिटी गेन करते हुए जो आ रही है उसको फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वर क्या करेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट को देखेगा और यहां लिखेगा कि apparent displacement for me is like displacement of fish with respect to surface divided by mu, क्योंकि ऑब्जर्वर किस में है, रेयर मीडियम में, और हम देख किस में रहे हैं, डेंसर मीडियम में। अब इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो नॉर्मली इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज आ जाएगी, इसकी रेट ऑफ चेंज आ जाएगी, चाहे सरफेस चल रही हो, चाहे फिश चल रही हो, चाहे दोनों मछली और सरफेस चल रहे हो। अगर हम सुटेबल साइन के साथ हम डिफरेंशिएट करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलता ही मिलता है। तो वेलोसिटी अपरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस डिवाइडेड बाय म्यू। बंदा कहेगा लेकिन मैं इसका क्या करूं? देखो भाई, अब ये न्यूमेरिकल यहां से मैकेनिक्स के अंदर एंट्री कर गया। मैकेनिक्स कहती है जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालो किसी ओरिजिन के साथ, तो ये देख लो कि ओरिजिन चल रहा है या ऑब्जेक्ट चल रहा है। अगर दोनों चल रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इन मैकेनिक्स कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। सुना है कि नहीं? कार इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं? रिलेटिव मोशन की। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ रही होगी एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस जो आ रही होगी एंड डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा इट इज लाइक म्यू। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आईआईटी वाले बच्चों के लिए मैं इसे कॉम्प्लेक्स मानता हूं इफ दे आर नॉट अटेंटिव टू द कॉन्सेप्ट। ऐसा होता है। ये बात क्लियर हुई? क्या सुना है? हाँ जी, ठीक है। तो हम प्लेन मिरर में भी ये चीज ऑब्जर्व करते थे कि अगर मैं सीन को थोड़ा रिफ्लेक्शन की तरफ भगाऊं, तो ध्यान से देखना, एक प्लेन मिरर हुआ करता था और यहां एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, और मैं कहता था कि प्लेन मिरर इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, तो भी इसकी इमेज भागेगी। तो क्या बता सकते हो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर मूव कर रही है तो इमेज में कितनी वेलोसिटी आएगी? कोई बच्चा बता सकता है?
बहुत शानदार तना, बहुत शानदार बेटा। ये मिरर का मैंने कई बार बता रखा था नोट में, जब मिरर मूव करता है प्लेन मिरर, तो उसका कंट्रीब्यूशन इमेज के लिए 2 टाइम्स हो जाता है। कई बार बोल रखा है मैंने। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि हम कई कॉन्सेप्ट्स को कई बार स्ट्रेस देने के बाद भी याद नहीं रख पाते। गलत नहीं, बहुत गलत बात है। चला जाए आगे। नाउ लेट्स कंसिडर कि वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड लेवल एप्लीकेशन। तो इसकी सेकेंड लेवल एप्लीकेशन जो होती है, दैट इज एट टू प्लेन सरफेसेस। रिफ्रैक्शन की वो एप्लीकेशन जो दो प्लेन सरफेस पर यूज की जाती है, दैट इज यूज्ड एट स्लैब। सो ये इस तरीके का एक टुकड़ा होता है, और इस रेक्टेंगुलर टुकड़े को जो ट्रांसपेरेंट है, इट इज कॉल्ड एज स्लैब। जनरली स्लैब की क्या प्रॉपर्टी रे ऑप्टिक्स में काम आती है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस, टू रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेसेस। इसलिए हमने यहां पर हेडिंग पुट की है रिफ्रैक्शन एट स्लैब। तो हम फर्दर अपने स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन को लगाना चाहते हैं दो प्लेन सरफेस पे। हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कि एक जगह पर जब रिफ्लेक्शन होता है और फिर वही रिफ्लेक्शन दूसरी जगह होता है, तो पहले वाले रिफ्लेक्शन का जो इमेज आया है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, एंड दैट इज नोन एज सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। नाउ वी आर स्टडिंग करेंटली, this is the refraction. If we do first refraction, the image formed by that will act as an object for the other. तो एक रिफ्रैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, उसने जो इमेज फॉर्म की है, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो कंसिडर दिस, हाउ दिस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। समझ लेते हैं। दिस इज वेरी लॉलीपॉप टाइप ऑफ स्लैब, and a object is placed here at this reference axis. We don't say here it is paraxial or principal axis, we say here it is a reference axis. इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट से कोई तो इंसिडेंट रे जा रही होगी। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इतने ध्यान से नहीं देख रहा हूं। मैंने पहले से पढ़ाया है, पढ़ रखा है कई बार, लेकिन अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो निकल जाएगा।
अभी ये इंसिडेंट रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? बोलो। ये रेयर से स्लैब के अंदर जा रही है, मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम आर टू डी, रेयर टू डेंसर। जब ये डेंसर में आएगी तो नियर द नॉर्मल आएगी, और जब ये नियर द नॉर्मल आएगी तो फर्दर अवे डेंसर से कहां जाएगी? रेयर की तरफ। सो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. So this is the formation of image like this. It mean किसी ऑब्जर्वर को अगर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व भी करना है तो वो यहां नजर नहीं आएगा, इट विल बी ऑब्जर्व्ड हियर. दिस डिलोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन फिजिक्स लाइक शिफ्टिंग. जैसे घर की शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग, तो इसको ये भी कहा जाता है शिफ्टिंग बाय द स्लैब. शिफ्टिंग बाय द स्लैब. तो शिफ्टिंग बाय द स्लैब है. वी विल मूव फॉर अनदर रे डायग्राम, और इसे फ्री बॉडी डायग्राम से देखेंगे. समहाउ यू हैव स्टडीड मैकेनिक्स इन 11th क्लास. उसमें एनएलएम पढ़ते समय हमें टीचर ने एक चीज बताई होगी, एफबीडी. तुमको किस टीचर ने पढ़ाया था 11th? तुमको 11th किस टीचर ने पढ़ाया था? अच्छा, पढ़ाया ही नहीं स्कूल टीचर ने. हाँ, तो उसका आह्वान करो, उसको बुलाओ, उसकी आत्मा को बुला के उससे पूछो कि फ्री बॉडी डायग्राम क्यों यूज किए जाते थे. तो आंसर मिलेगा, दीज आर यूटिलाइज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ वेरी इजीएस्ट मैनर. कि हम सारे कंपोनेंट को एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसमें 4 पुली लगी हैं, पुली 4 पुली, 2 ब्लॉक्स लगे हैं, कई स्ट्रिंग लगे हैं, तो उन सबको अलग 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 करके हम आइसोलेटरी किसी मैथमेटिकल इक्वेशन पर पढ़ सकते हैं. तो इन चीजों को वहां एफबीडी बोला गया, फ्री बॉडी डायग्राम. ऑप्टिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं पॉसिबल है, फ्री बॉडी डायग्राम. ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे क्लास में बैठे हो. दिस विल बी द इजीएस्ट टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसलिए बताई जा रही है. अन्यथा इसको बोर्ड एग्जाम्स में न लिख देना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्लैब, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लेंस. टीचर की धज्जियां उड़ जाएंगी, मींस मेरी खुद की. तो अपन चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है इसका नया रे डायग्राम. दिस इज अ स्लैब. तो पहले काफी छोटा था, अब इसने बॉर्नवीटा पी रखा है. मेरा कर्सर लेफ्ट नहीं आ रहा, मतलब मैंने बॉर्नवीटा नहीं पिया. ओके, ये नहीं आ रहा भाई, मुसीबत का नाम. 4G इंटरनेट होता है, नाम तो 4G है, सम्मान तो पूरा किया जी लगा के, चलता नहीं. लेकिन तो देखते हैं भाई, कोई जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे एक बड़ा सा डायग्राम बनाना, लेकिन मैं टेक्निकली बहुत अच्छा इंसान हूं, इसलिए मुझे ये सब आता जल्दी नहीं है. तो आजा भाई कर्सर. हाँ, आ तो रहा है, कुछ कर तो रहा है जुगाड़. हाँ ठीक. So it is like this. This is like this. ये है स्लैब. इसकी दी रहती है थिकनेस. जनरली वो हर बुक में मिलती है DT के नाम से.
और इसका मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये म्यू जो है दिस इज द म्यू ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। कभी कभी बच्चा मजाक में ले लेता है इस बात को, तो अभी कुछ देर के बाद तुम्हारे साथ जो मजाक होगी यू विल इटसेल्फ ऑब्जर्व इट। तो देख लेना क्या मजाक होगी। मजाक ये होगी कि आज बाहर एयर है तो हम लोग जैसा सोचेंगे आंसर वैसे ही आते जाएंगे। कल को आईआईटी में इस स्लैब के बाहर एक ऐसा मीडियम दे दिया जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब से भी ज्यादा होगा, तो जो हमारी जिंदगी में कहर आएगा उसका कोई भाई उपचार नहीं है। इसलिए ध्यान देना, नाउ म्यू इज इक्वल टू 3/2 ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए बेटर टू यूज इट। म्यू इज इक्वल टू म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। पड़ोसी को जरूर देखना होता है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पड़ोसी के साथ देखना होगा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है और ये सरफेस S1 है जिस पे इसने अटैक किया। दिस इज नॉर्मल और अब ये बेंड हो गई नियर द नॉर्मल और इसने कोई ना कोई यहां पर जाके एक इमेज फॉर्म की होगी। मैंने इस इमेज को बोल दिया I1। हम कहेंगे इमेज के लिए तो 2 लाइन चाहिए सर। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये एक इंसिडेंट का काम भी कर रही है, रिफ्रैक्टेड का भी काम कर रही है, इमरजेंट का भी कर रही है। तो इसको पीछे ले जाके जब हमने बढ़ा के देखा तो वो यहां मीट हुई, और जब ये यहां मीट हुई तो हमने कहा ये इमेज जो है ना I1, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 1 S1। इतनी बात समझ में आ गई तो क्लियर रखो, नहीं आई तो मुझे बता दो। सिर्फ पहली वाली सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है और ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी I1। अब मान लो कि हमें ये बात समझ में आ गई, तो फिर एक चीज और सोचो, अगर यहां कोई हाइपोथेटिकल आई लगा के देखते। हाइपोथेटिकल मींस अब स्लैब के अंदर तो कोई अखियां लगा नहीं देगा ना, इतनी भी बड़ी अखियां तो हो नहीं गई हैं। इट मींस अगर इसके अंदर से कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता तो वो ब्लू वाला तो डेंसर में है और ऑब्जेक्ट उसका रियर में है। तो ये तो वही बात हो गई जैसे पानी के अंदर घुस के हमने चिड़िया देखी, तो भाई डेंसर में बैठ के तुमने ऑब्जेक्ट ओ को रेयर में देखा। इट मीन कि तुमको दूर ही तो नजर आएगा, तो दूर नजर आ तो रहा है भाई। बोलो बात समझ में आ तो नहीं गई ये वाली? अच्छा जी, आ गई। ऑल राइट, अब मैंने ब्लू वाली जो अखियां थी वो हटा दी क्योंकि वाकई इसकी कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये अखियां वहां पे हो भी नहीं सकती प्रैक्टिकली। अब मैंने यहां पे देखा कि यार ये जो रेड वाली रे है दिस इज रिफ्रैक्टेड फॉर S1, है कि नहीं? बट दिस इज इंसिडेंट फॉर S2। अय हाय, यही बात तो समझनी थी। बताओ ये तो समझ में नहीं आ गई। अब देखो यहां जब सेकंड रिफ्रैक्शन जा रहा है तो सेकंड रिफ्रैक्शन बोले तो S2 सरफेस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा रे बाबा? इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा L1। L1 तो बंद हो गई। L1 क्या है?
अच्छा, इमेज 1 I1। और बच्चा, और लोग बताओ। एकदम यार, तुमने मेरा कलेजा एकदम खुश कर दिया। इस S2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। अब बात बताओ, I1 डेंसर में है कि रेयरर में है? बताओ। I1 इज इन, क्या लिखें? रेयरर? अरे प्रभात भाई, ये ऑप्टिक्स है। और पढ़ा कौन रहा है? हम खुद। तो I1 को फिर देखो किसमें है। डेंसर में। अब मैंने डांट दिया तो डेंसर हो गया। नहीं, जिस ऑब्जेक्ट से ये रे गई है ना, रेड वाली, दिस इज एयर, तो ये तो एयर में मानी जाएगी। और जो ये वाली रे है, ग्लास के अंदर है। और जब एक ग्लसिया के अंदर बनेगी, तो इससे रिलेटेड जो इमेज हम बनाएंगे, वो भी किसके अंदर मानी जाएगी? ग्लसिया के अंदर। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ग्लास में ही या डेंसर मीडियम में ही I1 है। भले ही उसकी प्लॉटिंग कहाँ हुई है? एयर में। लेकिन है कहाँ वो? डेंसर में। सोच के देखो, अगर I1 को कोई एयर में बोल देता, तो क्या एयर से एयर में कोई रिफ्रैक्शन हो सकता है? S2 के राइट में भी एयर, और S2 के लेफ्ट में भी एयर मान के चल रही हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं, I1 इज इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। हम और भी कुछ कहना चाहते हैं, वो ये बात है, बिकॉज बिकॉज द लाइट रे related with the light ray related with the, हाँ जी सर, जी सर। अब देखो, अब देखो मेरे भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? क्या भाई, आवाज आई? नहीं आई? क्यों नहीं आई? आ रही है, ओके। अब देखो, I1 is in denser medium because light ray related with that, related with that is is in denser medium। जो उससे रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो बन रहा है, वो डेंसर में है। हमने कहा ठीक ठीक ठीक, अब बात एकदम क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है। अब देखो,
जैसे ही यहां रिफ्रैक्शन हुआ तो ये डेंसर टू रेयर हो रहा है मालिक, और डेंसर से रेयर होगा तो ये चला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ this will again come to intersect like this, and this is called as final image। क्यों? अब दुनिया में ये भगवान के पास चली गई रे, अब ये ऑब्जर्वर की आंख में चली गई, अब और कहीं रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, और अगर करेगी तो आई के अंदर करेगी, और आई का अभी जुगाड़ हम नहीं बनाए हैं, अभी सिर्फ स्लैब का बनाए हैं। तो आई को ये आई दिखाई देगा, आपको ये वाली इमेज दिखाई देगी, ना कि ऑब्जेक्ट ओ। दो बार रिफ्रैक्शन। अब हमने सोचा कि यार ये शिफ्टिंग तो ऐसे हो रही है, शिफ्टिंग तो ऐसे हो रही है, ओ से आई पे आ गया। हाँ, तो नोट लिख लो यहां पे, एक ही नोट से काम चला देते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, अरे ऐसे होगा तो फिर उधर हो जाएगा, कुछ नहीं। लिख लो, शिफ्टिंग ऑलवेज अलोंग द इंसिडेंट रे, shifting always along the incident rays, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे इधर आ रही है ऑब्जेक्ट से निकल के, ये आईआर का डायरेक्शन है, शिफ्टिंग भी उधर ही होगी। तो ये बात इतनी कंफर्म करके रख लो, अब दुनिया की ताकत अपन को रोक नहीं सकती कोई भी क्वेश्चन न हिलाने से। अरुंधति, मेरे बच्चा, समझ में आया? ऑल राइट। शिफ्टिंग हमेशा किसके लॉन्ग होती है? शिफ्टिंग ऑलवेज इंसिडेंट रेस के अलॉन्ग होती है। ठीक बात है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज। अब हम चलते हैं शिफ्टिंग होती कितनी है, तो चलो भाई देखते हैं होती कितनी। म्यू हमेशा किसके साथ देखना है? सराउंडिंग के साथ। हमारा स्लैब उड़ गया, तो अब इसका भी क्या करेंगे, क्लियर कर दो सबको। गलती से चला गया, चलो फिर बनाते हैं। हाँ जी, देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये टिल्ट हो गया यहां, और ये फिर टिल्ट हो गया, और ये जाके ऐसे करके मुझे मिल गया यहां, और ये जाके मुझे पीछे मिल रहा था जो मैंने बनाया था I1। ये O है, ये I है, ये म्यू है और ये टी है। इफ आई वॉन्ट टू नो डायरेक्टली, हाँ जी कौन? मैम अभी रिसीव नहीं हुआ है, नहीं हुआ मैम, इसलिए।
तो मुझे, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है, तो दिमाग तो है ही, मुझे पता है, और मैं अभी सबके ऑडियो वॉइस ऑन कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इसकी नीड है। पीयूष, तुम्हारा ऑडियो वॉइस ऑन नहीं होता, पता है क्यों? तुमने लगाया ही नहीं होगा सेटअप जिसमें आवाज जा सके। ये सरफेस S1 है, सरफेस S2 है। एक बात बताओ, मैंने इसको मान लिया X, O से P तक मैंने मान लिया S, तो मैंने यहां लिख दिया OP इज इक्वल टू S। तुमको कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोल के बताओ। नो सर। तो ये X हो गया, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ सरफेस S1 को देखूं और ऐसे करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, जैसे ये वाली जो बाउंड्री है वो इन्फिनाइट तक जा रही है S1, और ये मेरे पास यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और फिर ऐसे चला गया, ये यहां पे इमेज फॉर्म हो गई I1। इसके अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर होता डेंसर में, तो अगर ये X है तो वास्तव में ये कितनी दिखाई दे रही होती उसे। मैंने एक बाउंड्री को, स्लैब को तोड़ के देखा है, कितना दिखाई देता बताओ जल्दी। प्लेन सर पे रिफ्रैक्शन चल रहा है यार, प्लेन सरफेस पर ऑब्जर्वर 2x 2x म्यू एक्स सर। म्यू एक्स। वाह, तुमने फिर से कर दी चौड़ी छाती मेरी भाई। अरे भाई साहब, ये आएगा म्यू एक्स। क्यों आएगा? क्योंकि सर ने पहले ही बता के रखा है, हाइट h है तो h म्यू हो जाएगा ना, तो वो ये वाला जो सेपरेशन है वो आ जाएगा म्यू एक्स। अप्लाई करना सीखो ना उसको। तो बोलो फिर I1 से I1 से यहां तक की ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो दिस विल कम्स लाइक म्यू इंटू एक्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बाकी के बच्चे बताओ भाई। नो सर। अब देखो, मैं क्या है ना, यहां पे प्लस साइन लगा रहा हूं और ऐसे करके लिख रहा हूं, तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ये स्लैब मिल गए होते ना, तो S1 S2 कंप्लीट हो जाता। यस सर। ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं इसको इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके आऊं, दोनों को खच्च से मिला दूं तो ये बन जाएगा स्लैब। यस सर। तो अब यहां देख के सोचो कि अगर मैंने लेफ्ट वाली बाउंड्री इन्फिनाइट ली है, तो I1 कहीं उसके अंदर ही तो रहा होगा। यस सर। I1 उसके अंदर ही तो रहा होगा। तो I1 की S2 तक की डिस्प्लेसमेंट ये कितनी हो जाएगी? तो देखो, ये तो म्यू एक्स है और टी और मिल गया, तो कितना हो गया ये? म्यू एक्स प्लस टी हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। नई बात समझ में आई ना? नो सर। सर I1 कैसे अंदर हो गई? अंदर नहीं है, वो टेंसर में है। तो मैंने इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखा, इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ दिया तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन अलग और राइट वाली बाउंड्री अनंत, और इसको भी तोड़ दिया तो इसकी लेफ्ट वाली बाउंड्री अनंत और राइट में सरफेस, और दोनों को मिलाओगे तो फिर से यही बन जाएगा। चलो चलो चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल। ये थोड़ा सा ऑनलाइन का क्या है ना, ये बस थोड़ा सा एक जलवा होता है ऑनलाइन का, बस यहां कहीं कहीं बस बच्चा फंसता रहता है। अब इसको हमने हटा ही दिया। चलो, बच्चे को इससे बतानी नहीं है, सिंपल अब उससे पूछना है। सिंपल पूछना है, बताओ I1 से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? म्यू इंटू एक्स होगा। यस सर। अच्छा, I1 Q तक का सेपरेशन कितना होगा? म्यू एक्स प्लस टी होगा कि नहीं? यस सर होगा।
अब ये ऑब्जर्वर जो है ना, ये डेंसर में रखा है ऑब्जेक्ट इसका, और रेयर से देख रहे हो, तो म्यू का मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? डिवाइड। Right. तो डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। बोलो, हाँ यस सर। Yes, sir. आएगा कि नहीं? Yes. आएगा सर। क्लियर है ना इतना? हाँ सर. तो अगर इतना क्लियर है भाई, तो अब सिंपली ओ आई देख लो। तो ओ आई इज इक्वल टू मतलब शिफ्टिंग, ओ आई इज इक्वल टू शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग निकालने के लिए मैं कहूंगा ओ से क्यू तक चले जाओ और माइनस आई से क्यू तक चले जाओ। कोई दिक्कत है क्या? ओ से क्यू तक जाओगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स प्लस क्यू, मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा सर। और माइनस कितना मिलेगा? म्यू एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके ये मुझे कितना मिल रहा है, सॉल्व करके बताओ। टी माइनस टी बाई म्यू। कितना आ रहा है आंसर? कितना आंसर है? अच्छा, कोई बोलेगा? सिंपल आ रहा है यार, म्यू म्यू ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स से चला जाएगा, यहां हो जाएगा टी, यहां हो जाएगा टी, यानी शिफ्टिंग इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी, 1 - 1 अपॉन म्यू। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी बताया है, ये जितना भी मैंने अभी बताया है 1 अपॉन म्यू वाला, ये म्यू सराउंडिंग के साथ है। किसके साथ है? सराउंडिंग के साथ। अब मैं इसका लोचा बता रहा हूं क्या है, मैं बार बार इसे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं एग्जाम्पल में। इतना नोट डाउन कर लो पहले। हो गया नोट डाउन? 1 मिनट सर। ओके। हो गया सर। बाकी बच्चे भी कर लो भाई।
Done, sir. All right. मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज क्योंकि कभी एग्जाम्पल आ गया और कहा इफ दिस इज द एयर एंड दिस इज म्यू इक्वल टू 3/2 ऑफ द स्लैब, और ये भी एयर है और ऑब्जेक्ट यहां से 60 मीटर या 60 सेंटीमीटर पे, बताओ शिफ्टिंग कितनी होगी? तो हम कहेंगे स्लैब की थिकनेस कितनी है, तो स्लैब की थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे, टी 1 - 1/μ। टी की वैल्यू 6 है, तो मैं सॉल्व करते करते याद भी हो जाएंगे कि 6 पे 2 ही आता है। 1 - 1/μ, तो 1 - 1/μ, और म्यू की वैल्यू 3/2 है एयर के साथ। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि म्यू इज इक्वल टू मैंने बताया है 2. स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। इसका मतलब 3/2 डिवाइडेड बाई 1, तो 3/2 ही आएगा। तो आंसर यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें जो शिफ्टिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी। 2 centimeter. तो अब इस सरफेस से कितने पे नजर आएगी इमेज? 50। 58. 58. 50 कोई दिक्कत नहीं है अभी। No, sir. अब हमें पता है कि हमेशा शिफ्टिंग किसके अलॉन्ग होती है? इंसिडेंट है। बहुत शानदार भाई, शिफ्टिंग अलॉन्ग इंसिडेंट रेज। ठीक है, अब देख लो ये वाली चीज, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि मैंने कह दिया देयर इज अ लिक्विड ऑफ म्यू इक्वल टू 2 एंड दिस इज म्यू ग्लास ऑफ 3/2। यहां ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर का। कहता है बताओ ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो जाएगा अगर ये t इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। बच्चा कहेगा इतना ही शिफ्ट होगा। ना ना ना, सराउंडिंग हैवी है कि उससे कमजोर है स्लैब से। कमजोर है, रेयर है। सराउंडिंग सराउंडिंग तो सर डेंसर है, लिक्विड 2 का है, 1.5. 1.5 है, वो 2 है। है ना, दमदार है ना। Yes, sir. कमजोर पड़ गया ना स्लैब। Yes, ये sir. सर मेरे कहने का मतलब है अब बंदा यहाँ पे ये कैलकुलेट करना भूल जाएगा। वो जल्दी जल्दी में 3/2 लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिखना था 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता 3/4। आ जाता कि नहीं? अब यस जब सर। शिफ्टिंग यहाँ कैलकुलेट करेगा बंदा, तो ये आएगी 6 1 - 1 सर अपॉन 1 आप कहते कि नहीं होता, जी। लेस देन 1 होता है ना। क्या लेस देन 1 होता है? न्यू नहीं होता न्यू। अबे ये तो रिलेटिव म्यू देख रहे हैं अपन स्लैब का सराउंडिंग के साथ। ओके सर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ना, वो मुझे कहेगी इट इज कमिंग लाइक 3 - 4/3 मीन्स 6 -1/3 यानी -2। तो यह नेगेटिव का मतलब है ये इधर शिफ्ट होगा, इमेज इधर चला जाएगा। अब एक कितने पे नजर आएगी इमेज, बोलो जल्दी। 62। हाँ, ये बताना चाह रहे हैं, समझ गए? Yes, sir. कभी कभी अपोजिट भी चला जाता है। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा यहां से? आईआईटी हो, नीट हो, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा? तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, अभी बता रहे, इतना लिखो। स्लैब एक एप्लीकेशन है जहां पर रिफ्रैक्शन को यूज करके बताया जाता है, बट दो सरफेसेस पर।
डन सर। डन करना। और बताओ क्या है आज? खाना वाना नहीं खाते हो गया सर। हो तो गया। प्रभात ये बताओ, बाटी चोखा कब खाए थे पिछली बार लास्ट टाइम? ज्यादा दिन हो गया सर। ज्यादा दिन हो गया? यस सर। तो बनाओ जल्दी, बनवा के कुछ इधर भी कुछ करो जुगाड़ के हम भी खाएं तुम भी खाओ। बहुत दिन हो गए हमको भी। जुगाड़ करो जल्दी। फिजिक्स का क्या है यार, हर साल मेला लगता है आईआईटी और नीट का। 12 साल बाद तो आएगा नहीं, लेकिन अब ये जो टेस्ट है खाने के वो मजे अलग हैं उनके। कुछ करवाओ जल्दी। यस सर। हम्म। अब हम लोग चल रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि बढ़िया कोई एग्जाम्पल बन भी गया तो वो कुछ ऐसा बनता है। मतलब बंदा कहता है कि एग्जाम मेरे लिए क्यों टफ है। टफ नहीं था वो, बिकॉज एग्जाम एक सीरीज बना के चल रहा है। एग्जाम कह रहा है देयर इज ए कनकेव मिरर, और मैंने अगर सीधा ऑब्जेक्ट रख दिया तो फायदा क्या है? तो बीच में लगा देगा स्लैब और यहां रख देगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का क्या मजा है कि क्वेश्चन में ऑप्टिक्स के दो टॉपिक कवर होने लगे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ। अब स्लैब को बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इट इज 61 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर। बंदे से कह रहा है बताओ भाई साहब, अगर इसका म्यू 3/2 है, बाकी सब एयर मान ली जाए, इमेज कहाँ फॉर्म होगी पोल से? तुम बता दो चलो सब मिलके। इमेज पोल से कहाँ फॉर्म होगी? सर -12 सेंटीमीटर। कितना? -12। -12। पक्का? यस सर। चलो देख ले। 51 सेंटीमीटर का हो रहा है। ठीक बात है। देखो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलते हैं, बट जो आदमी पहले मिलेगा उसी से टकराएंगे ना। तो पहले कौन सा आदमी मिला इसको? यार ये क्या हो जाता है बार बार? जस्ट अ मिनट। चलो भाई, यहां से ये इंसिडेंट रेज जा रही थी, और ये इंसिडेंट रेज जा रही थी, और ये इंसिडेंट रे। क्लियर कट फिनोमेना है कि स्लैब का काम होता है शिफ्टिंग करना। अब जब शिफ्टिंग करना इसका काम है, शिफ्टिंग किसके अलोंग करेगा बताओ जल्दी? इंसिडेंट रे। हाँ जी, शिफ्टिंग ये करेगा किसके अलोंग? इंसिडेंट रेज।
तो कहीं ना कहीं ये पहले बना रहा होगा ना यहाँ पर। यस सर। जब ये यहाँ पर बना रहा होगा तो इसने शिफ्टिंग कर दी होगी कितनी, तो शिफ्टिंग को पहले ही कैलकुलेट कर लो। S इज इक्वल टू टी, यानी 3 सेंटीमीटर का स्लैब लेंथ 1 माइनस 2/3, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो शिफ्टिंग कितनी हो रही है? 1 1 सेंटीमीटर। अब ये रेस जो है ना, जो स्लैब ने काम करके अपनी नया इमेज बनाया O डैश, तो ये जो प्लेन मिरर, सॉरी कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर किसको देखेगा? O डैश को। तो ये देखेगा O डैश को, और जब ये O डैश को देखेगा तो इसको नजर आ रहा है अब सीधा O डैश। कह रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो कि मेरे पास जितनी भी रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? O डैश से। O डैश से आ रही है। तो भाई साहब ये O डैश मिलेगा इसे 60 सेंटीमीटर, और अगर ये 60 पे मिल गया, फोकल लेंथ ये 10, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -12। -60 -10 डिवाइडेड बाय -60 + 10, ये आ जाएगा 600 पॉजिटिव अपॉन -50, ये आ जाएगा भाई साहब मेरे हिसाब से 5 -12। रियल इमेज। रियल इमेज आएगी कि नहीं? यस सर। इतना पहले बच्चा करके रख ले, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो ऑब्जेक्ट से पहले इंटरेक्ट करेगा उसका गेम पहले ही खत्म होगा। फिर उसका गेम खत्म हो जाएगा तो उसने एक अपनी इमेज बनाई होगी, अब वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, मतलब मिरर के लिए बन गई। अब ऐसे ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, स्लैब भी चल रहा है, दो दो जगह रिफ्रैक्शन भी चल रहा है, एक जगह रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो अगर आदमी अपने दिमाग पर प्रेशर लेगा ना, अरे सर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से यहाँ रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर लौट के आएगी तो फिर रिफ्रैक्शन, अरे पगला गए हो क्या यार? ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं कि स्लैब को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने दोनों का रिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लिया था, और हमने एक सेंटेंस में याद रख लिया कि स्लैब का काम है शिफ्टिंग करना इंसिडेंट के अलोंग। अब चाहे हमने 10 पेज पढ़े हो, लेकिन उसका निष्कर्ष तो एक ही निकला ना, कि बस आना शिफ्टिंग कराना होता है। भाई शिफ्टिंग करा दो, हंसते खेलते शिफ्टिंग करा के मिरर के डिस्टेंस देख लो, मिरर के पोल से कितना डिस्टेंस बना रहा है O डैश, और अपना मिरर फॉर्मूला लगा दो। स्लैब आए स्लैब लगा दो, मिरर आए मिरर लगा दो, लेंस आए लेंस लगा दो। अरे ऑप्टिक्स नहीं, दुनिया में भी ऐसे ही फॉर्मूले लगते हैं। जैसा सामने वाला आदमी हो वैसे तुम बात कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? चलें फिर आगे। यस सर। अब यस सर। अब क्या है ना, बच्चे ने यहाँ पे एक चीज सोचना जो है ना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, या हो सकता है उसने न भी सोच पाया हो। ये मिरर है एंड उसने कहा कि सर ये हमारे पास स्लैब है और उसके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले यहां टिल्ट हुई, फिर ऐसे गई होगी, और रे ऐसे जाने के बाद कभी कभी रिट्रेस भी कर सकती है। तो मैं बच्चे को यह बताना चाहता हूं कि रिट्रेसिंग क्या है। रिट्रेसिंग का मतलब होता है अपने ही पाथ पर रे का वापस आ जाना। तो रिट्रेस कब करती हैं चीजें? जब भाई वो नॉर्मल इंसिडेंस करें। यहां पे समझ रहे हो कि नहीं? वर्मा में एक क्वेश्चन है कि बताओ दो मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। बताओ भाई साहब ऑब्जेक्ट पे इमेज हो, इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे भाई कोई खास बात नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे होता तो भाई इससे जाने वाली रे पैरेलल जाती,
और पैरेलल जाने के बाद हमें यहीं पे इमेज बनानी है। तो जो चीजें पैरेलल आ रही होती हैं फोकस पे जाके फिर प्रोवाइड करेंगी, तो फोकस पे जाके फिर मिल जाएगा, और फोकस पे जाके फिर मिल जाएगा, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, बोलो जल्दी। F1 प्लस। अब वर्मा जी ने इसका एक और तरीका, एक और आंसर दिया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस मिरर M1 के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाए। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगा तो जाएगी भी ऐसे और आएगी भी ऐसे, जाएगी भी ऐसे और आएगी भी ऐसे। तो इसने कहां बना दिया इमेज, यहीं पे। और इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाए तो भी जाएगी ऐसे, आएगी ऐसे, तो भी ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही आएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2f1 और यहां होता है 2f2। तो दो आंसर आ जाते हैं, f1 प्लस f2 और 2f1 प्लस 2f2। अब ऐसे ही कभी तुमसे पूछ ले यहां कि बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज कोइंसाइड हो तो मतलब रेज क्या कर रही होंगी, रिट्रेस। और जब रेज रिट्रेस करती हैं भाई तो कोई खास बात नहीं है। अरे यार ये कैसा हो गया। रुको एक बार रिफ्रेश कर लूं यार मैं से। चलो कोई नहीं। अब देखो रिट्रेस का मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बननी है, तो यहां से तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके आ गया, लेकिन जो ओ डैश बना था ना, ओ डैश, तुम सोच के देखो कि अगर वो ओ डैश एग्जैक्टली इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता, कहां होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो 60 पे आ रहा था। मैं अगर यहां मान लेता कि मेरा फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली क्या ओ डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाता। यस सर। ये सर। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली इंसिडेंस आएगा तो नॉर्मली फिर रिफ्लेक्शन भी जाएगा। तो अपना ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन पे बन जाती, एक ही जगह बन जाती। ये बात समझ में आई। यस सर आ गई। ये सब समझ में आ गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात समझो इसमें। मान लो कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है, वही वाला, एंड दिस इज लाइक द स्लैब, दिस इज लाइक द ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे गया और जाने के बाद इसने इस तरीके से बना लिया भाई। मान लो यहां से आ रही है ओ डैश से, अब इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पे बना ली इमेज 15 सेंटीमीटर पे, 15 नहीं 12 सेंटीमीटर पे जो तुमने बताया। लेकिन कई कई बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अभी बस इतने पे काम खत्म हो गया। नहीं, जब ये लौट के आ रही थी ना तो फिर से इसी से पास करती और इससे फिर शिफ्टिंग होती, और जब इधर से जाती तो शिफ्टिंग इस तरफ होती। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा होता तो वह ऐसा देखता, एक शिफ्टिंग, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरी शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग हमेशा किसके अलॉन्ग होती है, इंसिडेंट। जब फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही थी तो इधर की तरफ आ गया ऑब्जेक्ट ओ डैश की तरफ, और जब 12 सेंटीमीटर प्लेन से बना था तो इस ऑब्जर्वर को इसी तरफ एक और शिफ्टिंग मिलेगी। तो जैसे ही उसे इस तरफ शिफ्टिंग फिर मिलेगी तो आंसर आ जाता उसका 13 सेंटीमीटर। तुम्हें समझ में आया कैसे? अगर कोई ऑब्जर्वर दे देता वो स्लैब के राइट साइड में तो आंसर आ जाता 13 सेंटीमीटर। समझ में आया क्यों?
चैट में बता दो। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, देखो ऐसे समझ लो। एक तो ये भी तो नहीं चल रहा यार ना, बार बार पता नहीं क्या। आएगा आएगा आएगा। कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट जब इधर है तो इधर शिफ्ट हो गया ओ डैश पे 1 सेंटीमीटर से, तो हमें 61 दिखाई दे रहा था यहां से 61। अरे राम, तो 61 पे दिखाई दे रहा था, तो अब ये दिखाई दे रहा है 60 पर। अब मान लो कि यहां से जो भी इमेज फॉर्म हुई होगी, ऐसे करके इमेज फॉर्म हो गई, और तुमने ऐसा करके मान लिया कि ये इमेज जो फॉर्म हुई है उसका नाम है आई। तो आई को मैंने ले लिया यहां पर, मिरर से वो कितनी दूर पे है, 12 सेंटीमीटर पे। लेकिन अब उसमें से रेस तो ऐसे जा रही होंगी आगे के लिए, और उसको आगे चल के कौन मिला होगा, आगे चल के कौन मिला होगा उसे, स्लैब। तो स्लैब मिला होगा, तो स्लैब ने फिर शिफ्टिंग कर दी होगी। तो जब शिफ्टिंग की होगी स्लैब ने, तो वो ऐसे करके शिफ्टिंग करके चला गया होगा इंसिडेंट के अलोंग ही, क्योंकि अब इंसिडेंट इधर से आ रही है तो इधर ही शिफ्टिंग हो गई। तो 12 तो था, लेकिन रियली में वो कहां दिखाई देगा अपन को, आई डैश में, अगर अपन इधर से देखेंगे तो। अब बात समझ में आई? तो मतलब शिफ्टिंग दोनों तरफ से हो सकती है अगर ऑब्जर्वर उधर हो तो फिर अपन को आंसर दिखाई देगा कितने पे, 13 सेंटीमीटर पर। चलें आगे। अब हेडिंग पुट करेंगे सिल्वर्ड स्लैब। हेडिंग पुट करेंगे सिल्वर्ड स्लैब। बड़ी अच्छी चीज होती है, सुना भी होगा तुमने, कई क्वेश्चन आते हैं सिल्वर्ड स्लैब। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। आकाश के पैकेज में दिया है क्वेश्चन, दिया है कि नहीं? सिल्वर्ड स्लैब कहा जाता है कि अगर किसी स्लैब को एक साइड से सिल्वरिंग कर दी जाए, पॉलिश्ड कर दिया जाए, तो वो सिल्वर्ड स्लैब एज अ थिक मिरर बन जाता है। थिक मिरर। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो पूछा जाता है इमेज कहां बन रही होगी। तो इस इमेज के बनाने के बहुत तरीके हैं वैसे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत इजीएस्ट वे में समझा देता हूं।
और वो इजीएस्ट वे ये है कि कहने को तो मैं इस सिल्वर्ड स्लैब को इस ऑब्जेक्ट के साथ 3 भागों में तोड़ सकता हूं, ऑब्जेक्ट और स्लैब, और प्लस लगा सकता हूं, फिर आएगा मिरर और उसने जो बनाया होगा ओ डैश वो, और फिर प्लस आया होगा स्लैब और उसने जो बनाया होगा ओ डबल डैश वो। तो वैसे तो 3 भागों में जा सकता है, लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाह रहा, मैं इसे इजीएस्ट वे में सॉल्व करना चाहता हूं। तो तुम क्या करो, इस मिरर को ही शिफ्ट कर दो, एक लाइन में हो जाएगा। तो हमने मिरर को ही शिफ्ट कर दिया, ये टी थिकनेस है, ये म्यू है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये यहां से डी है, डी डिस्टेंस है। जैसे ही मिरर मैंने शिफ्ट किया तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम मछली देख रहे थे तो मछली पास में नजर आ रही थी कि दूर? बोलोगे? जब हम मछली को देख रहे थे तालाब में डी डेप्थ पे, तो वो डी डेप्थ कितनी आ रही थी, कम या ज्यादा? डी अपरेंट कितनी आ रही है पास में? तो डी अपरेंट कैसे लिखते थे? डी अपरेंट इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू, लिखते थे कि नहीं? हाँ, तो डी अपॉन म्यू। अब सोच के देखो, अगर मैंने मिरर को देखा है यहां से, तो मिरर मुझे टी थिकनेस पे दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो वो डेंसर में है। तो डेंसर में है तो डेंसर मुझे कम डिस्टेंस पे नजर आएगी ना। तो ये नया मिरर बन गया, वर्चुअल मिरर है नहीं मिरर यहां, लेकिन बन गया, शिफ्टेड हो गया। तो ये हो गया एपरेंट मिरर, ये बन गया एपरेंट मिरर। बोलो बन गया कि नहीं? इतना बात बताओ। अब इस एपरेंट मिरर की खासियत ये है कि इसका यहां से ये जो सेपरेशन है वो है टी वाई म्यू, है कि नहीं? और टी वाई म्यू नहीं बोलोगे तो ये बोल दो कि यहां से शिफ्टिंग हो गई एस। समझ गए कि नहीं? बोलो, एस शिफ्टिंग हो गई। अब देखो, किसी भी मिरर के सामने अगर उसका ऑब्जेक्ट रहता है तो उतनी दूर उसकी इमेज भी रहती है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तो इमेज भी यहां से उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी ना भाई। आवाज आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहां से यहां तक रहेगा तो फिर ये भी तो यहां से यहां तक ही आएगी इमेज, क्योंकि मैंने बताया है प्लेन मिरर के सामने अगर 50 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां जाती है? 50 मीटर पे। बताया है कि नहीं? तो जो वर्चुअल ब्लू कलर का हमने मिरर बनाया है, उस ब्लू कलर के मिरर से अगर ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा उतनी दूर इमेज रहेगी। क्या बोलते हो? अरे तो अगर तुम इसको शिफ्टिंग बोल रहे हो एस, मान लो ये तुम्हारे पास एस है तो ये तुम्हारे पास टी माइनस एस बचा ना, टी माइनस एस बचा कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये मिरर एम है और ये मिरर एम डैश है, तो ऑब्जेक्ट की एम डैश से जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई डी प्लस टी माइनस एस, हो गई कि नहीं?
हो गई ना। लेकिन असलियत में तुम्हें कहां से डिस्टेंस चाहिए इमेज की? इस रेड कलर के मिरर से। तो रेड कलर के मिरर से चाहिए तो आई एम चाहिए। तो आई एम अगर तुम्हें चाहिए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये होती है डी प्लस टी माइनस एस। तो एक एस और कम कर दो तो ये हो जाएगा डी प्लस टी माइनस टू एस, और यही होगा आंसर। नीरज सर से क्या एक्सचेंज कर लें? अरे नीरज सर से क्या एक्सचेंज कर लें यार प्रभात? चलो अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कहने का मतलब है तुझे आ रही है प्रभात? हाँ जी। कहने का मतलब है कि अगर किसी सिल्वर मिरर के सामने, सिल्वर स्लैब के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं डी डिस्टेंस पे, तो क्वेश्चन कई बार पूछता है फाइंड द इमेज पोजीशन फ्रॉम द मिरर सरफेस। तो मतलब कहने का मतलब यहां से पूछना चाह रहा है, यहां से पूछना चाह रहा है, यहां से और यहां तक कि फाइंड द इमेज सेपरेशन फ्रॉम द मिरर। तो मैंने तुम्हें यह बताया सबसे पहले रेड कलर के मिरर को शिफ्ट कर दो। तो शिफ्टिंग का मतलब तो जानते ही हो कितनी होती है शिफ्टिंग, टी वन माइनस वन बाई म्यू। तो एस लिख दिया मैंने से, तो एस शिफ्ट हो गया वो। और मिरर जब एस शिफ्ट हो गया तो अब इस वर्चुअल मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है? तो वो है डी प्लस टी माइनस एस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वर्चुअल मिरर को जब शिफ्टिंग हमने करा दिया और करा के बना लिया, मतलब स्लैब का काम हो चुका है। और स्लैब का जब काम हो चुका है तो मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट है उसी प्लेन मिरर से पीछे इमेज भी उतनी ही होगी। तो इमेज इस जगह से ब्लू कलर से आई तक का जो डिस्टेंस लेगी वो लेगी डी प्लस टी माइनस एस। लेकिन हमें तो रेड से निकालनी है। तो भाई जब ब्लू से निकाल रहे थे तो एस ज्यादा था, और रेड से निकालोगे तो एक और एस कम कर दो। तो एक और एस कम कर दोगे तो ये आ जाएगी एम से आई तक। तो आई एम मैंने लिख दिया डी प्लस टी माइनस टू एस। आप बताओ फिर से समझाया नहीं तो? आ गया ना ये? अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके बता देते हैं तुमको। इतना लिख लो। तो मिरर को शिफ्ट कर दोगे तो एक लाइन में हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे तो 3 बार करना पड़ेगा। स्लैब, फिर मिरर, और फिर स्लैब, ऐसा करके। ऑप्टिक्स ऐसे ही करते हैं, सक्सेसिव फिनोमेना। क्लियर है? देखो अब ये कोई स्लैब है, तो ये कोई स्लैब है। अब किसी ने कहा है स्लैब का म्यू है 3/2, स्लैब का थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, और यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो है यहां से यहां तक मान लो 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है बताओ इस मिरर से कितना सेपरेशन होगा इमेज का। तो बहुत सिंपल कर दूंगा, ये तो डी की वैल्यू ही है,
और अगर मुझे नॉर्मली ऐसे भी करना होगा ना लॉजिकली, तो मैं ऐसे कर लूंगा। देखो मैं ऐसे कर दूंगा, इसको शिफ्ट करा दिया तो यहां नया मिरर बन गया रेड वाला। अब शिफ्टिंग एस हुई होगी, तो एस का मतलब तुम निकाल दोगे 2 सेंटीमीटर आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा के? टी 1 - 1/म्यू लगा के, है ना? तो ये 2 सेंटीमीटर आ गई। तो अब देखो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो मिल गई होगी 20 और +4, 24 सेंटीमीटर मिलेगी कि नहीं? तो अगर ये 24 मिल जाएगी तो इस वर्चुअल से इमेज भी कितनी मिलेगी? 24 सेंटीमीटर। तो ये इमेज आ गई 24 सेंटीमीटर। लेकिन निकालना कहाँ है एग्जैक्टली तुम्हें? ब्लू वाले से। तो आंसर कितना आएगा बोलो जल्दी, कितना आंसर आएगा बोलो? 22 सेंटीमीटर। अब ये जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो जल्दी बोलो, नहीं आया नहीं आया, जल्दी बोलो। अच्छा, पहले कौन से सर पढ़ा रहे थे 12th में तुमको? पहले 12th का सिलेबस जो बचा था वो किसने कराया था, मतलब जो पीछे छूट गया है वो? लो, ऑडियो वॉइस मैंने खोल दिया वैसे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक किसने पढ़ाई है? अभिजीत सर ने किसने पढ़ाई है? बोलोगे? आवाज नहीं आ रही। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला रवि सर पढ़ाए थे, उसके बाद अभिजीत सर मैग्नेटिज्म पढ़ाए, उसके बाद आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है। तो तीनों टॉपिक तुम्हारे सही सही टीचरों से कवर हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रो भी अच्छे से पढ़ना, मैग्नेटिज्म भी अच्छे से पढ़ना, ऑप्टिक्स भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है? सर मैग्नेटिज्म एक बार आप थोड़ा पढ़ा दीजिएगा, रिवीजन करा दीजिएगा। करा देंगे, एकदम करा देंगे, ठीक है? ओके, तो नाउ आई एम लीविंग द मीटिंग। थैंक यू माय बेटाज। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।